हेलो एवरीवन। हम चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड के बारे में हल्का नॉलेज लिया था। पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम ब्लड ही लेंगे हमारा टॉपिक। ब्लड के अंदर हम पिछली बार पढ़ चुके थे कि ब्लड जो है एक्चुअली क्या है। देखिए, ब्लड, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे चीज़ें नोट कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। पहला, ब्लड एक संयोजी ऊतक है जिसका काम क्या है। इसके वेरियस फंक्शंस हमने पढ़े थे। इसका काम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन एलिमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। इससे भी ज़्यादा काम पढ़े थे, आगे हम और डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्लड के बारे में हल्का नॉलेज ले लेते हैं। तो पहला, ये कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी ऊतक है। इसके अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन यानी हल्का क्षारीय तरल है ना, हल्का क्षारीय तरल है जिसका पीएच होता है 7.4। अच्छा, ये ब्लड बनता कहाँ है? रेड बोन मैरो। ये कहाँ बनता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ऑकर इन रेड बोन मैरो। तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा, जब भ्रूण अवस्था यानी नवजात होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, फीटस स्टेज पे होते हैं मदर के बॉडी के अंदर, तो जो इन्फेंट होते हैं या फीटस होता है, उनका जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? स्पेलन, जिसको कहते हैं पलीहा, हिंदी में पलीहा, वहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं या ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, तो रेड बोन मैरो में। दूसरा पूछा जाता है कि फीटस में या इन्फेंट में ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, तो लिखेंगे स्पेलन या पलीहा में। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान में, है ना, सामान्य मनुष्य में ब्लड कितना लीटर पाया जाना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना है। ब्लड दो कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है ये भी मैंने बताया था। एक बताया था आपको, ब्लड बना है प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो 55% है, ये लिक्विड पार्ट है। और बाकी किससे बना है? प्रोटीन से, है ना। सॉलिड पार्ट जो है वो सेल से बना है। किससे बना है? सेल से, है ना। तो सेल्स का क्या कहा था हमने? ब्लड कॉपल्स या ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं आप, ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स हमने कितने टाइप के बताए थे? 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स? RBC, WBC और तीसरा था ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये थे। तो हमने इसी का कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके बारे में। ओके। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट हो गई। 55% ब्लड का पार्ट जो लिक्विड होता है वो प्लाज्मा का कंटेंट होता है। और ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा में 92% वाटर होते हैं, 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, है ना। इस 55% में भी 92% वाटर और 8% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मेन मैंने बताया था आपको, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे सोडियम, है ना, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ब्लड सेल्स। आज हम पढ़ेंगे RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में और इनके काम के बारे में। तो लेट्स वी टेक आवर टॉपिक RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स यानी ब्लड सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सेल। ब्लड सेल में सबसे पहला हमारा है RBC, रेड ब्लड सेल्स, या कह सकते हैं रक्ताणु। इसको कहते हैं हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिका या फिर कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसको
रक्ताणु कहते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं कहते हैं, और ये हमारे ब्लड का 99% भाग यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में यही ब्लड पाई जाती है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण इसका कलर लाल होता है। कैसा होता है? रेड कलर। हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड कलर होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या काम क्या होता है? ये एक तरह से रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करती है। ये क्या करती है कि ऑक्सीजन जब आता है तो उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इट हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इनकी ये रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में जिंदा कितने दिन रहेंगी? इनका लाइफ साइकिल होगा 120 दिन। इनका लाइफ साइकिल होगा 120 दिन। और सबसे मेन बात पूछा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैसा सेल, एक ऐसी सेल का नाम बताओ ह्यूमन बॉडी में जो न्यूक्लियस नहीं है। किसी भी एक सेल का एग्जाम्पल दे दो तो आप न्यूक्लियस लेस बता सकते हैं। क्या? रेड ब्लड सेल, है ना। अच्छा, रेड ब्लड सेल के साथ ब्लड प्लेटिलेट्स भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो वापस बता देती हूँ इनको। अच्छा, इनको इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। इंग्लिश में रक्ताणु हिंदी में रक्ताणु कहते हैं और इंग्लिश में इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो देखिए, इसको आरबीसी कहते हैं या इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु। ओके, ये ब्लड का टोटल 99% भाग बनाता है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और उसी के कारण इसका कलर लाल होता है। इनमें न्यूक्लियस, इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होती है, और इनकी लाइफ स्पैन 120 दिन होती है। इनकी जीवन काल कितनी होती है? 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन। ओके, तो इनका कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फंक्शन क्या है? कैरी ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम WBC, जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में, या आप कह सकते हैं इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, या श्वेताणु। ल्यूकोसाइट्स या श्वेताणु। ओके, इनका कार्य क्या है? ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, और इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो से होता है ना। दे फॉर्म बाय रेड बोन मैरो एंड दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। ओके, तो इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, रेड बोन मैरो से बनती है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं होता। हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज एब्सेंट इन देम, सो दे आर कलरलेस। सो इट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल। इनके अंदर इनका कलर नहीं होता, सो इट इज कॉल्ड कलरलेस सेल या व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, ये दो टाइप के हैं, ग्रेन्युलर और अग्रेन्युलर। तो मैं एक चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा इसको समझने में कि हाउ मैनी टाइप इट इज ऑफ। ओके, तो व्हाइट ब्लड सेल 2 टाइप्स, ग्रेन्युलर, अग्रेन्युलर, कणिकाणु और अकणिकाणु। अच्छा, इनमें भी आगे ये टाइप्स हैं। जैसे ग्रेन्युलर 3 टाइप की हो जाती है, न्यूट्रोफिलस, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस, जबकि अकणिकाणु 2 टाइप्स की होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके, तो चलिए लिख देते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कणिकाणु, अकणिकाणु, या कह सकते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं आगे 3 तरीके की होती है, न्यूट्रोफिलस, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस। ओके, अकणिकाणु लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अब देखिए, कणिकाणु यानी कि इन कोशिकाओं में कणिका उपस्थित होती है और इनमें कणिका नहीं उपस्थित होती हैं। इनमें कणिका नहीं होती हैं, जबकि इनमें कणिका स्वरूप संरचनाएं पाई जाती हैं और इनमें नहीं पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती है आगे, न्यूट्रोफिलस, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस, जबकि ये 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स भी अगले 3 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स यानी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। इनका कार्य क्या है? ये लिम्फोसाइट्स का कार्य क्या है? ये शरीर को इम्यूनिटी देती हैं। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं शरीर को? ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। याद रखिएगा, इनका कार्य क्या है? शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ठीक है। मोनोसाइट जब परिपक्व होता है तो मैक्रोफेगस में
कन्वर्ट हो जाता है, बदल देता है। मैक्रोफेगस यानी महाभक्षकाणु में बदल जाता है। ये जब परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद महाभक्षक के रूप में बदल जाता है या रूपांतरित हो जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे द मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेगस ऑन मैच्योरेशन। अब आते हैं इनमें, ये अपने पास न्यूट्रोफिलस, इओसिनोफिलस और बेसोफिलस है ना। न्यूट्रोफिलस, इओसिनोफिलस एंड बेसोफिलस। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में कौन सी, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिलेगी? न्यूट्रोफिलस। अधिक मात्रा में क्या मिलेगी हमारे शरीर में? न्यूट्रोफिलस सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगी। ओके, तो अब इनका काम क्या है? ये न्यूट्रोफिलस का मेन काम क्या है? ये फेगोसाइट का मतलब ये है कि जो बाहर से आने वाले फॉरिजन या कह सकते हैं बाहर से आने वाली जो कोशिकाएं होती है, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं नहीं होती हैं, उनको पहचान कर उनको मारना, है ना, उनको पहचान कर उनका भक्षण करना भी कह सकते हैं। तो मोनोसाइट यानी कि मोनोसाइट और इनका कार्य क्या है? मोनोसाइट और महाभक्षक या कह सकते हैं न्यूट्रोफिलस, इनका काम क्या है? मानव शरीर की भक्षक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं और जो बाह्य प्रतिजन होती है उनका भक्षण करती हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं द मेन फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिलस, या फिर कह सकते हैं मोनोसाइट को मैक्रोफेगस भी कहते हैं, मैक्रोफेगस एंड न्यूट्रोफिलस। इनका मेन फंक्शन क्या है? फेगोसाइट्स ऑफ ह्यूमन, फेगोसाइट्स एंड ईट नहीं कह सकते, डिस्ट्रॉय द एंटीजन, आउटर एंटीजन विच इज कमिंग इन द बॉडी। ओके, तो ये है हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब हमारे पास तीसरा है प्लेटिलेट्स, ब्लड प्लेटिलेट्स या हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। देखिए इनका मुख्य कार्य क्या है? देखिए व्हाइट ब्लड सेल 4 से 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते जिंदा रहती हैं। बिंबाणु 10 दिन जिंदा रहते हैं। इनका जीवन काल कितना है? 10 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का 4 से 5 दिन या 1 वीक भी कहते हैं, 4 से 5 दिन श्वेत रुधिर कणिकाएं, और बिंबाणु की जीवन काल 10 दिन होती है ना, लगभग 10 दिन, लगभग में होता है ये, ठीक है। तो बिंबाणु का जीवन काल मात्र 10 दिन का होता है। इन्हें थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं और ये संख्या में 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाए जाते हैं, है ना, क्यूबिक मिलीमीटर, 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। ओके, और इनका काम क्या होता है? दीज आर मेनली हेल्पफुल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और ये विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं की तरह, रेड ब्लड सेल की तरह। रेड ब्लड सेल की सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं है और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा, ये मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो ये भी केंद्रक विहीन होंगी, है ना, और रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। ओके, तो हमने तीनों का कार्य पढ़ लिया। ये रक्त का लाल रुधिर कोशिकाओं का सबसे पहले लेते हैं। ये ऑक्सीजन के परिवहन में यानी हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है? प्रोवाइड इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। जबकि ये क्या करती है? प्लेटिलेट्स, ये रक्त के थक्का जमने में कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है ना, ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। अब थोड़ा सा फंक्शन ऑफ ब्लड ले लेते हैं। हालांकि ब्लड के फंक्शंस मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी एक लाइट सा मैं बता दूं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा याद हो जाए। ब्लड का फंक्शन क्या है? देखिए, ब्लड एक्सचेंज करता है। पहले तो इन तीनों से ही ले लीजिए, तीनों का काम लिख दीजिएगा। तीनों का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बॉडी को इम्यूनिटी देता है, और क्या करता है? ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो सके। अतिरिक्त जब कोई क्षतिग्रस्त होता है हमारे शरीर का अंग या फिर हमारा शरीर में कोई नुकसान पहुंचता है और ब्लड जब बहने लगता है तो एक्सेस ब्लड को बहने से रोकता है ना। हमारे बॉडी के टेम्परेचर, ताप का नियमन करता है, पीएच को कंट्रोल करता है ना। वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ का भी उत्सर्जन करता है। तो ये हो गए हमारे ये तीनों ब्लड सेल्स। ओके, ये तीनों ब्लड सेल्स। अब हम लेंगे आपके रक्त वाहिनियाँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रक्त वाहिनियाँ। क्योंकि पिछली बार हमने रक्त वाहिनियों के बारे में कहा था कि पढ़ेंगे, क्योंकि रक्त वाहिनियाँ सिराएं, धमनियाँ थी, तो सिराएं और धमनियाँ क्या होती हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रक्त वाहिकाएँ और ब्लड वेसल्स कहते हैं।
देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। असल में ये हमारे हृदय से संबंधित है, तो बहुत कार्य आएगा। और जब आपने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो इन दोनों का अंतर आपको काफ़ी हद तक समझ आ भी गया होगा, इसीलिए मैं उसके बाद ही ले रही हूँ। देखिए, सिराएं, सबसे पहले हमारे पास सिराएं क्या करती हैं? जो इम्प्योर ब्लड या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो पहला, इट हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो धमनियों का क्या होगा? इट हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती हैं, जबकि शिराएं अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती हैं, या कह सकते हैं अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का क्या करती हैं? रक्त का परिवहन करती हैं या प्रवाहित करती हैं। ओके, दूसरा, धमनी है ना, धमनी रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लाती है, जबकि शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से शरीर तक लाती हैं। तो दो चीजें मैं लिख देती हूं, है ना। तो देखिए, इंग्लिश हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा कंबाइन करके लिख रही हूँ, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो ये किसका परिवहन करती हैं? ये ऑक्सीजन युक्त ट्रांसपोर्ट तो ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का को प्रवाहित करता है, जबकि ये अनऑक्सीजन युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को प्रवाहित करता है। अच्छा, धमनी कहाँ से जा रहा है? धमनी हृदय से, यानी हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, है ना। हार्ट टू, आप कंप्लीट लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। तो आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन, और यहां उल्टा होगा, क्या होगा? वीन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन टू हार्ट, ओके। तीसरा, देखिए, आर्टरीज के अंदर ब्लड एक प्रेशर से बहता है, जबकि वीन्स के अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं बहता। ओके, तो द ब्लड फ्लो विथ अ प्रेशर, ठीक है, इसमें फ्लो विथ प्रेशर, और इसमें नॉट विथ प्रेशर लिख दीजिएगा आप। द ब्लड डू नॉट फ्लो विथ अ प्रेशर, ब्लड फ्लो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या विदाउट प्रेशर। चौथा, देखिए, इनकी चूंकि इसमें ब्लड प्रेशर से बह रहा है और पतली ब्लड वेसल्स होंगी, दीवारें भित्तियां जो होंगी अगर बारीक होंगी तो फट जाएगा। अगर रक्त एक दाब के साथ इसमें बह रहा है, तो अगर भित्तियां पतली होती हैं तो भित्तियां क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। तो इनकी भित्तियां कैसी होती हैं? मोटी। तो वॉल्स आर थिक, वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, और इसकी क्या होंगी? थिन। वॉल्स आर, मैं इनकम्प्लीट लिख रही हूं, आप इसको पूरी तरह से लैंग्वेज में बना के लिखेंगे। वॉल्स आर थिन, ठीक है। इसमें नॉट विथ प्रेशर, ब्लड फ्लो विथ आउट प्रेशर, या कह सकते हैं नॉर्मल। विदाउट प्रेशर की जगह आप ब्लड फ्लो नॉर्मली, नॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस हो गए आपके पास। यहां आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरीज, एक्सेप्ट पल्मनरी वीन्स, यानी फुफ्फुस सिरा को छोड़कर और फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, क्योंकि फुफ्फुस धमनी यानी पल्मनरी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, जबकि फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मनरी वीन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्ट जरूर लिखिएगा इनमें,
इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरीज, ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी वीन्स, याद करके लिखिएगा। ओके, और भी कई डिफरेंस है, बट आपके लिए 4 डिफरेंस बहुत है, इनफ है, क्योंकि आपके 10th के बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिफरेंसेस मोस्टली पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स 2 मार्क्स का ही है। अच्छा, जहाँ वीन्स और आर्टरीज मिलते हैं उस जगह को कहते हैं कैपिलरी। क्या कहते हैं? कैपिलरी, याद रखिएगा। जहाँ वीन्स और आर्टरीज मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिलरी, या हिंदी में कहते हैं केसिका। क्या कहते हैं? केसिका। तो ये आपकी रक्त वाहिकाएँ थी जिनमें अंतर था, आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।